Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. My name is Juhi Narula. Here we are starting with a special series where we'll be solving some important questions of parajumbles. Most of the questions that we'll be incorporating in the videos have been previously tested in CAT. Now, since we know that parajumbles play an important role and are slightly challenging because the questions are in theta, we would be paying attention to the little details that can make it easy for us to solve the questions. So let's get started. हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा था जिसमें हमने पैराजम्बल्स की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया है. इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू मस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो वेयर वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजीज इन डिटेल. इन दीज वीडियोज द फोकस वुड बी मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग. सो इफ यू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो यू विल डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस टुगेदर. बट टू रिवाइज फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला हमेशा ध्यान रखिए कि BARC का कोई भी क्वेश्चन हो वो ये डेफिनेटली चेक कर रहा है कि स्टूडेंट कितना आसानी से या कितना सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन को समझ पाता है, कॉम्प्रिहेंड कर पाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी पैराजम्बल का क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आप सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं तब फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कौन सा स्टेटमेंट ओपनिंग सेंटेंस की तरह काम करेगा. यूजुअली हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर दिखता है जहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट डिस्कशन को बिगिन करता है और फिर हम डिटेल्स को ऐड करते जाते हैं, राइट. और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा वो डिस्कशन को एक लॉजिकल क्लोजिंग देगा, राइट, ऑफ कोर्स एज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट. यहाँ पर अगर आपको कंक्लूजन इंडिकेटर्स दिखते हैं या आप ऑब्जर्व करते हैं वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, सो योर लाइफ विल बी मोर सॉर्टेड. सो फर्स्ट सजेशन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. इन फैक्ट बी क्लियर दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट यू कैन नॉट क्रैक पैराजम्बल का क्वेश्चन. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप सेंटेंसेस को रीड करें कोशिश करिए रीडिंग के साथ ही आप रीजनिंग कर लें. बोथ द थिंग्स शुड गो पैरेलल. अगर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई और आप पैरेलली नहीं कर पाए देन इट इज़ फाइन. बट जितना हो सके ये अपना गोल रखिए कि वाइल यू आर रीडिंग द सेंटेंसेस यू आर फिगरिंग आउट कि कौन सा जनरल स्टेटमेंट है जो डिस्कशन को बिगिन कर सकता है या कौन सा स्टेटमेंट डिस्कशन को एक लॉजिकल क्लोजिंग दे सकता है. या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैंडेटरी पेयर्स को आइडेंटिफाई करने का. मैंडेटरी पेयर्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन में चलते हैं, मतलब एक के बाद एक उनका आना ज़रूरी है. तो आप मैंडेटरी पेयर को ढूंढने की कोशिश करिए. अगर आपने मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आपको ईज मिलेगी इन क्वेश्चन सॉल्विंग. अब मैंडेटरी पेयर्स को आप ट्रांजिशन वर्ड्स की मदद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. वर्ड्स लाइक हेंस, फर्दर, मोरओवर, इन एडिशन टू, येट, नॉनदलेस, ऐसे वर्ड्स को ज़रूर ऑब्जर्व करिए. यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि ये वर्ड्स आपको पता हैं, बस आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना है इनको ऑब्जर्व करने का. इससे क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रोसेस में बहुत एडवांटेज मिलती है. मैंडेटरी पेयर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्रोनाउंस होते हैं रिप्लेसर्स. रिप्लेसर्स मतलब जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं. तो अगर आपने कोई प्रोनाउन देखा हिज, हर, देम, देयर, तो आपको ये इमीडिएटली क्लिक करेगा कि भाई हिज रेफर किसको कर रहा है, हर रेफर किसको कर रहा है. तो इससे पहले वाला प्रीसीडिंग स्टेटमेंट क्लैरिटी देना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोनाउन पॉइंटिंग आउट टू, राइट. तो इससे मैंडेटरी पेयर ढूंढना आसान हो जाता है. सेम कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेटिव्स के लिए भी अप्लाई होता है. अगर आपको वर्ड मिल गया दिस, दैट, दोज, तो इसके लिए भी रेफरेंस के लिए एक स्टेटमेंट इन सेंटेंसेस से पहले आना ज़रूरी है जिसमें दिस, दैट, दीज का यूसेज हो, राइट. तो अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए आसान रहेगी. लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल्स एंड फाइंड आउट हाउ डू वी यूज दीज स्ट्रैटेजीज टू रीच टू द राइट आंसर. तो अगर हम पहला पैराजम्बल का क्वेश्चन देखें, दिस हैज़ बीन टेस्टेड इन कैट 2022, स्लॉट 1 में आया था ये सवाल. अब पढ़ के देखते हैं. Fish skin collagen has excellent thermostability and tensile strength, making it ideal for use as bandage that adheres to the skin and adjusts to body movements. यानी कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? सेंटेंस बात कर रहा है कि फिश स्किन कोलेजन का क्या एडवांटेजेस है.
राइट। अब सेंटेंस 2 पे आते हैं। कोलेजन वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन कनेक्टिव टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी इज वेल नोन फॉर प्रमोटिंग स्किन रीजनरेशन। अब अगर आप ए और बी को कंपेयर करोगे आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे ओपनिंग सेंटेंस पिक करना है तो हम एक जनरल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट। तो बिटवीन ए एंड बी, B looks promising as an opening statement। आप यही कंपैरिजन B C के साथ, C D के साथ भी करोगे। आगे पढ़ते हैं। फिश स्किन स्विम्स इन हियर। अब देखिए हियर यहाँ पर यूज हो गया, तो हियर के लिए एक रेफरेंस होना जरूरी है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्लूज आपको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में। पढ़ते हैं। फिश स्किन स्विम्स इन हियर, स्विम्स इन हियर मतलब पिचेस इन हियर, कम्स टू द रेस्क्यू as diseases and bacteria that affect fish are different from most human pathogens। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी कि फिश स्किन को क्यों यूज करते हैं और उसका रीजन साइटेड है। अब लास्ट सेंटेंस में आते हैं। अभी भी अगर आप ए बी सी को कंपेयर करोगे, बी इज अ गुड ओपनिंग स्टेटमेंट और कहीं ना कहीं सी और ए कनेक्टेड दिखता है, क्योंकि सी बता रहा है कि फिश स्किन का एडवांटेज क्या है। हियर के रेफरेंस के लिए एक पहले स्टेटमेंट आना जरूरी है और ए स्टेटमेंट बिल्ड कर रहा है कि व्हाट आर द फर्दर एडवांटेजेस, राइट। सो इट कैन बी अ गुड पॉसिबिलिटी दैट C and A can emerge as a promising mandatory pair। एक बार डी सेंटेंस पढ़ते हैं फिर फाइनल कॉल लेंगे। The risk of introducing disease agents into other species through the use of pig and cow collagen proteins for wound healing has inhibited मतलब limited its broader application in the medical field। तो उन्होंने कह दिया कि क्यों लिमिटेड यूज है पिग और काउ के कोलेजन को यूज करने का और उसका रीजन साइट कर दिया। अब अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आ रहे हो तो आप तुरंत सोचोगे कि यार यहीं पर तो सी स्टेटमेंट ने बोला था कि फिश स्किन स्विम्स in here to overcome this particular challenge। So we can very easily say that after D C will come because here का रेफरेंस सेंटेंस D ऑफर कर रहा है। तो आपने here की हेल्प से D और C में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। B still is a good choice for the opening statement और A स्टेटमेंट C को बिल्ड कर रहा है, hence should come after C। So the correct answer to this particular parajumble arrangement would be B D C A। I hope this is sorted। ध्यान रखिए ओपनिंग स्टेटमेंट ने यहाँ पे क्रूशल रोल प्ले किया, हियर ने रोल प्ले किया और अगर आपने DC एस्टैब्लिश कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये समझने में कि A तो एडवांटेज और बता रहा है फिश कोलेजन की, तो एक बार C सेंटेंस से फिश कोलेजन इंट्रोड्यूस हो गया और A ने उसको बिल्ड कर दिया, राइट। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू सी थ्रू इट, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस हैज बीन आस्क्ड अगेन इन कैट 2022 स्लॉट 1। तो देखिए सम कंपनी लीडर्स आर बेसिंग देयर डिसीजन ऑन लोकेटिंग ऑफिसेस टू फॉस्टर मतलब प्रमोट इनोवेशन एंड ग्रोथ। तो लीडर्स क्या सोच रहे हैं कि अपने ऑफिसेस की लोकेशन को ऐसे रखें जिससे इनोवेशन और ग्रोथ प्रमोट हो, और रीजन क्या साइट कर रहे हैं कि एज देयर बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेंटर सफर्ड मतलब उनको प्रॉब्लम आई क्यों, एंड देयर वाज अ ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी लॉस व्हेन देयर कम्यूट्स ग्रू लॉन्गर। कम्यूट मतलब ट्रैवल टाइम जब ज्यादा हुआ तो प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ। तो मैनेजर्स क्या कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफिसेस की ऐसे डिजाइन की जाए जिससे इनोवेशन और ग्रोथ प्रमोट हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली चैलेंजिंग कि अगर लॉन्गर कम्यूट हुआ तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर हुई और मैनेजर्स अब इंटेलिजेंटली डिसीजन लेंगे कि ऑफिसेस को कैसे लोकेट किया जाए, ठीक है। अब बी पर आते हैं। शॉर्टर कम्यूट्स support innovation by giving employees more time in the office and greater opportunities for in-person collaboration while removing the physical strain of long commute। तो यहाँ पर इसने दोनों बेनिफिट्स बता दिए कि लॉन्ग अगर आपका ऑफिस पास में लोकेटेड है तो आपको क्या एडवांटेज है कि आपका फिजिकल स्ट्रेन जो ज़्यादा कम्यूट में होता है वो हट जाता है और दूसरा आप इन पर्सन कोलैबोरेशन कर सकते हो। अब अगर बी और ए को आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि बी तो मेरा ब्रॉडर स्टेटमेंट है कि क्या फायदा है शॉर्टर कम्यूट का, और आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये फायदे हैं तो कंपनी लीडर्स क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिंग देयर डिसीजन
on locating offices in such a way that the employees are benefited and they are more productive. So between B and A I have to pick. एक तो मुझे BA और B के बाद A एक मैंडेटरी पेयर लगता है और B ज्यादा प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट लगता है कि भाई ये फायदा है, इसकी वजह से इस एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि मैनेजर्स आर थिंकिंग टू लोकेट द ऑफिसेज स्ट्रैटेजिकली. अब आगे बढ़ के देखते हैं. दिस इज नॉट ऑलवेज, यानी कि दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. अब इसका भी बेस स्टेटमेंट होना जरूरी है. डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्लियरली बी और ए की तो कहानी समझ में नहीं आती, फिर भी सी को पूरा पढ़िए और देखिए कि क्या कोई एसोसिएशन बनता है. तो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू greater creativity and productivity, as office water cooler conversations are also very important for innovation. तो यहां पर तो ये कहना है कि रिमोट वर्क, इन दो सेंटेंसेस ने क्या बात करी, शॉर्टर कम्यूट, राइट. और यहां पर कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेज नहीं होता हमेशा, क्योंकि आपको ऑफिस में वाटर कूलर कॉन्वर्जेशंस चाहिए और वो भी इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज सेइंग दैट व्हाई वर्क फ्रॉम ऑफिस इज बेटर और व्हाट इज द रीजन दैट not always work from home is productive. अब डी पढ़ के देखते हैं. बी, ए और बी से कोई खास एसोसिएशन सी का नहीं निकलता. अब डी पर आते हैं. Some see the link between long commutes and productivity as support for work from home scenarios, as many workers have grown accustomed to their commute free arrangements during the pandemic. तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कैसे देखते हैं कि लिंक करते हैं किसको, लॉन्ग कम्यूट्स एंड प्रोडक्टिविटी को, एज सपोर्ट फॉर व्हाट, सपोर्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज. अब इसी को तो क्वेश्चन कर रहा है सेंटेंस कि दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, क्योंकि रिमोट वर्क का मतलब ये नहीं कि इमीडिएट प्रोडक्टिविटी होगी, और क्यों नहीं होगी उसका रीजन साइड कर दिया. तो आप देखो ये क्लियरली, तो डी और सी हमें एक मैंडेटरी पेयर की तरह इमर्ज होता दिखता है. और पहले ही हमने ये क्लैरिटी तो ले ही ली थी कि बी एंड ए ऑल्सो सर्व्स एज अ मैंडेटरी पेयर. अब हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस बन गए हैं एंड आवर गेम इज इजी. एक बार इस कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने के लिए जो आपको जरूर करना चाहिए, ए और डी को लिंक करके देख लीजिए, विच इन दिस केस विल डेफिनेटली हैपन, क्योंकि ए स्टेटमेंट ने कहा वेयर देयर कम्यूट्स ग्रू लॉन्गर, और फिर इसने कह दिया some see this link between. So which link that has been pointed out in A? So we know that this is the combination that is sorted, right? तो जब भी आपने दो मैंडेटरी पेयर्स बना लिए, मतलब आपने गेम बहुत सिंप्लीफाई कर लिया. इन दिस केस वी वर क्लियर कि बी बहुत बढ़िया ब्रॉडर स्टेटमेंट है और ए और डी का कनेक्शन भी क्लियरली आपने जस्टिफाई कर लिया. तो अगर बी ए डी सी, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम ऐसा हो सकता है बी ए डी सी बी ए हो, आप इस कॉम्बिनेशन में भी सी बी को चेक करके एलिमिनेट कर सकते हो इन केस यू आर रियली स्ट्रगलिंग. बट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, तो आप बी ए डी सी को डेफिनेटली एज अ फाइनल आंसर पिक कर लोगे, राइट. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये भी कैट 2022 का है, प्लस दिस इज फ्रॉम स्लॉट 2. चलिए, तो women may prioritize cooking because they feel they alone are responsible for mediating a toxic and unhealthy food system. ठीक है. अब अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट ने women की बात करी, women के रोल की बात करी, तो मे बी वी विल डिसाइड विच सेंटेंस टू पिक. अभी आगे बढ़ते हैं. Food is commonly framed through the lens of individual choice. You can choose to eat healthy. This is particularly so in neoliberal context. तो अभी मैंने ए बी और सी पढ़ा, मुझे बी ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट लगता है, सी हो नहीं सकता एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट, बिकॉज दिस का रेफरेंस प्रीवियस सेंटेंस में होना ज़रूरी है. पढ़ के देखते हैं. दिस इज पर्टिकुलरली सो इन न्यू लिबरल कॉन्टेक्स्ट वेयर द स्टेट हैज़ ट्रांसफर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फूड ऑन टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. अब डी ने बोला द इंडिविजुअलाइज फ्रेमिंग ऑफ चॉइसेस अपील्स टू अ पॉपुलर डिजायर टू एक्सपीरियंस एजेंसी बट ड्रॉज अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स दैट स्ट्रैटिफाई इंडिविजुअल फूड चॉइसेस. अब इन चारों सेंटेंसेस में क्लियरली अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट देखते हो तो बी से ज्यादा प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट कोई हो ही नहीं सकता. अब क्या करें, ओपनिंग स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई हो गया, बट बाकी तीन सेंटेंसेस को कैसे इंटर रिलेट करें. तो बी स्टेटमेंट में देखिए इंडिविजुअल चॉइस की बात हुई थी और सी ने इंडिविजुअलाइज फ्रेमिंग को बिल्ड किया. तो हम कह सकते हैं कि बी के बाद डी कैन बी अ गुड स्टेटमेंट टू बी प्लेस्ड. अब सी पर आए तो उसने बोला दिस इज पर्टिकुलरली सो. सो व्हाट इज पर्टिकुलरली सो?
द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन चॉइस डी। तो दिस के क्लू से आपने डी और सी की कहानी को क्रैक कर लिया। अब डी के बाद सी का प्लेसमेंट है, अब बी डी सी तो डेफिनेट है ही। अब ए का प्लेसमेंट कहां पे करोगे? यहां पर सी स्टेटमेंट ने कहा दिस इज particularly so in neoliberal context where the state has transferred the responsibility for food into individual consumers, and individual consumers will definitely lead to a, because women may prioritize cooking because they feel they alone are responsible for mediating a toxic and unhealthy food system, right? अब अगर आप ए को एंड में प्लेस कर देते हैं तो ये पैरा जंबल कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पे भी प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर जैसा हमने कहा कि ए के बाद अगर आप बी डी सी को प्लेस करोगे तो कोई लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज एस्टैब्लिश नहीं होते। बी डी सी इज definitely sorted, so the best placement where you can keep A would always be in the last in this question। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं which is CAT 2022. This is slot 2. So let's see this. From chemical pollutants in the environment to the damming of rivers to invasive species transported through global trade and travel, every environmental issue is different and there is no single tech solution that can solve this crisis. तो इसने कह दिया कि भाई क्या रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और हर इशू डिफरेंट है और एक अकेला टेक सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पढ़ के देखते हैं। डिस्कोर्स ऑन द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल कोलैप्स रिवॉल्व्स अराउंड कटिंग डाउन एमिशंस, बट बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स आर कॉज्ड बाय मायरिड एंड डाइवर्स रीजंस। तो आप रीजंस तो पढ़ के आए हो ना ए में, राइट? तो अगर आप देखोगे कि दे आर कॉज्ड बाय मायरिड एंड डाइवर्स रीजंस एंड व्हाट आर द रीजंस, वो रीजंस तो ए ने बड़े क्लियरली साइट किए थे, राइट? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पैरेलली रीजन आउट करने की कोशिश करिए, तो आप देखोगे कि हाँ यार बी के बाद ए का आना तो बिल्कुल सही बनता है, क्योंकि इसने कहा कि देर आर वेरियस रीजंस एंड व्हाट आर द रीजंस, वो चॉइस ए ने साइट कर दिया कि केमिकल पोल्यूटेंट्स थे, डैमेजिंग ऑफ रिवर थी, इन्वेसिव स्पीशीज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ग्लोबल एंड ट्रेड है, और हर इशू डिफरेंट है और उसका कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होता। तो टू बिगिन विद आप लिख सकते हो कि बी ए एक मैंडेटरी पेयर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग टेक अ फाइनल कॉल, बट you can definitely navigate this possibility later once you are done reading the other two sentences. अब C पर आइए। This would require legislation that recognizes the right of future generation and other species, that allow the judiciary to uphold a much higher standard of environmental protection than currently possible. So ये this किसको एड्रेस कर रहा है, पहले तो इसको रीजन आउट करना जरूरी है, उसके लिए सेंटेंस डी पढ़ेंगे। Clearly, our environmental crisis requires larger political solutions, not minor technological ones. आपने जैसे ये पढ़ा है larger political solutions required है, तो आप यहाँ पे लिख कर आए थे, बोल के आए थे कि कोई single tech solution काम नहीं कर सकता, we need more. So what can be that? Larger political solutions, not minor technological ones. तो देखिए टेक से यहाँ पर एसोसिएशन भी स्टैब्लिश होता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इनफाइनाइट ग्रोथ वी कुड कंसिडर अ पाथ ऑफ स्टेबल स्टेट इकोनॉमिक्स व्हाइल प्रिजर्विंग मार्केट्स एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। सो क्लियरली सेंटेंस डी इज बिल्डिंग ऑन ए, and this would require, what would require? The suggestions that have been made in sentence D. So this का आंसर sentence D दे देता है, तो C को आप end में place कर सकते हो, right? So you can see how we tried various types of questions. All have been asked in CAT 2022 only, and most of the questions were doable. तो बस आपको क्या करना है, इतना intimidating नहीं समझना पैरा जंबल्स को। Of course we definitely understand कि रिस्क ज़्यादा है टीटा questions में, certainty कम है, तो you will be thinking twice before taking a look at a para jumble questions or deciding whether you should attempt it or not. But if you will see and explore all the questions, there can be definitely some that you will be able to sort. So keep working hard. We'll meet for more such sessions where we'll be solving another at least 10 to 15 para jumbles questions so that you get the right confidence. Stay consistent. All the very best. Take care.